मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र से आबकारी व कराधान की वन टाइम सेटलमेंट योजना का किया शुभारंभ। कहा, छोटे व्यापारियों को मिलेगी बड़ी राहत, करदाताओं को पैसे का नहीं होगा कोई दुरुपयोग। घरौंडा में आयोजित 11वें मेगा सब्जी एक्सपो के समापन समारोह में मुख्यमंत्री ने की शिरकत। कहा, बागवानी फसलों की बिक्री के लिए बनेगी विशेष मंडियां। शहीदी दिवस पर आज पलवल में निकाली गई रैली। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने तिरंगा दिखाकर किया रैली को रवाना। कहा, शहीदों की बदौलत आज हम खुली हवा में ले रहे हैं सांस। और कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने नरवाना में बजट को लेकर की प्रेस वार्ता। प्रदेश के विकास के लिए बजट को बताया अहम। कहा, बजट सभी वर्गों के लिए लेकर आएगा सकारात्मक परिवर्तन। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र से आज छोटे व्यापारियों के लिए आबकारी व कराधान की वन टाइम सेटलमेंट योजना का शुभारंभ किया। बजट में इस योजना का जिक्र किया गया था। इस योजना से प्रदेश के छोटे व्यापारियों के कर बकाया से जुड़े मामलों का आसानी से निपटान होगा। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र की पावन धरा से इस योजना की शुरुआत हो रही है, जो प्रदेश के लाखों व्यापारियों को बड़ी राहत देगी। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को मुकदमेबाजी निजात मिलेगी और वे कर अदायगी से देश के विकास में अपनी भूमिका अदा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में करदाताओं की बड़ी भूमिका है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि करदाताओं के एक भी पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि 2014 के बाद से भारत विश्व के पटल पर एक प्रकाश बिंदु के रूप में उभरा है। हमारे करदाताओं के लिए एक मुश्त निपटान योजना ओटीएस स्कीम 2025 का आज मुझे शुभारंभ करने का अवसर मिला है। यहाँ पर 5 ऐसे महान व्यक्ति, विश्वास है कि इस योजना से प्रदेश के हजारों करदाताओं को, विशेषकर छोटे दुकानदारों को, उद्यमियों व व्यापारियों को एक बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि हमने सोचा कि जो लिटिगेशन के अंदर फंसा हुआ हमारा व्यापारी है लंबे समय से, कि उसको उससे राहत मिले और हम एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर के आए, ताकि उसका वो लिटिगेशन भी समाप्त हो और लिटिगेशन के साथ साथ वो भी खुशी से आगे बढ़ सके। ये सरकार एक भी पैसे का मिसयूज नहीं होगा कहीं। हम इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमारी पूरी हरियाणा की टीम, सभी ऑफिसर्स उसके अंदर लगे हुए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सर्वाधिक कर देने वाली कंपनियों और सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले 5 कर अधिकारियों को भी सम्मानित किया। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की 7 कर प्रणालियों के तहत 30 जून 2017 तक के बकाया कर मामलों का एक मुश्त सेटलमेंट होगा। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। व्यापारी ओटीएस एक फॉर्म के जरिए आवेदन कर सकेंगे। योजना के तहत सेटलमेंट में 1 लाख रुपए तक की कर छूट भी मिलेगी। 10 लाख तक की राशि पर 40% और 10 लाख से 10 करोड़ तक कर की दर 50% रहेगी, जबकि 10 करोड़ से अधिक पर 100% की दर कर का प्रावधान किया गया है। योजना में निपटाए जाने वाले मामले भविष्य में दोबारा नहीं खुलेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के साथ घरौंडा में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में चल रहे 11वें मेगा वेजिटेबल एक्सपो के समापन समारोह में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने किसानों को फसल चक्र के साथ नई तकनीकें अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि ऐसे एक्सपो किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों से परिचित करवाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सीएम ने कहा कि यह केंद्र इजराइल के साथ मिलकर किसानों के बीच नई नई तकनीकें पहुंचाने का काम करता है। हम हरियाणा के युवाओं को कृषि तकनीक की जानकारी के लिए इजराइल भेजने का काम करेंगे। हरियाणा सरकार बागवानी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन और सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है,
जिनका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि फसल समूह विकास कार्यक्रम के तहत 448 बागवानी फसल समूह बनाए गए हैं। हमने बागवानी के बजट में 95.5% की बढ़ोतरी की है। इस प्रकार के जो मेले लगते हैं उनका किसानों को नई नई तकनीक जानने का, उसके नज़दीक जाने का, उसको सीखने का ये मौका मिलता है और इससे हमारे किसान लाभान्वित होते हैं, उनकी इनकम बढ़ती है, उनका जो लाभ है उसका फसल चक्कर के अंदर उसको लाभ मिलता है। और सरकार भी इस प्रकार से हमने अभी बागवानी के क्षेत्र के अंदर भी एक बड़ा बजट इसके अंदर बढ़ाया है ताकि हमारा किसान इस बागवानी हॉर्टिकल्चर के अंदर और ज़्यादा जुड़े और वो धान और गेहूं के इस फसल से बागवानी की तरफ बढ़े, जिससे कि उसकी इनकम हो। उन्होंने कहा कि बागवानी फसलों के निर्यात के लिए हिसार एयरपोर्ट पर 5 एकड़ में कार्गो गोदाम बनाया जाएगा। हिसार में अमरूद और सिरसा में किन्नू प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य मिले और उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। चाहे अमरूद है और चाहे हमारा किन्नू है ये और लीची है, हमने इन हरियाणा के अंदर अलग अलग क्षेत्र के अंदर चाहे अमरूद के लेकर के है, चाहे लीची को लेकर के है, खजूर को लेकर के है, हमने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर किसानों को इस उत्कृष्टता केंद्र खोल करके उनको जानकारी उसके साथ जोड़ने का काम, ताकि हमारा किसान उसकी तरफ बढ़े और उसकी इनकम बढ़े, उसको लेकर के हम प्रयास कर रहे हैं और हमारा किसान भी उसके अंदर लगातार जुड़ रहा है। इस मेले में लक्की ड्रॉ का भी आयोजन किया गया, जिसमें एक किसान को मिनी ट्रैक्टर, एक को पावर वीडर और 10 अन्य किसानों को स्प्रे पंप दिया गया। इन विजेताओं को खुद मुख्यमंत्री ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्ष 2025-26 के बजट घोषणाओं को चिन्हित कर योजना बनाकर तय समय सीमा में तेज गति से कार्य करते हुए उन्हें आगामी 3 से 6 महीने में 100% योजनाओं को धरातल पर लेकर जाना है ताकि लोगों को उन योजनाओं का लाभ तय सीमा में दिया जा सके। उन्होंने यह बात कल चंडीगढ़ में 2025-26 के बजट प्रस्तावों की विभागानुसार रूपरेखा को लेकर प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक के दौरान कही। उन्होंने सभी उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी बैठकों में मिनट्स समयबद्ध तरीके से तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि आगामी 6 महीनों में सभी जिला नागरिक अस्पतालों में सभी सुविधाएं पूरी होनी चाहिए ताकि मरीजों को इलाज करवाने के लिए किसी भी दूसरे अस्पताल न जाना पड़े। साथ ही नागरिक अस्पतालों में अत्याधुनिक उपकरण, टेस्ट व अन्य सुविधाएं और अधिक समय पर प्रदान करनी होंगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए एक सेल बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को तीव्र गति से आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने उच्चाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को प्रति माह किसी न किसी सरकारी विद्यालय में जाना अनिवार्य है। इसके अलावा अधिकारी उसी जिला के किसी भी नागरिक अस्पताल, सीएचसी व पीएचसी में से किसी एक का भी दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं को जांचने का काम करेंगे। इसके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव कार्यालय की वेबसाइट के लिए अत्याधुनिक तीव्र मेघा संचालित चैटबॉट सारथी का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। इस चैटबॉट को नागरिक सहभागिता में क्रांतिकारी बदलाव लाने और वर्षों से प्रकाशित महत्वपूर्ण सरकारी निर्देशों, पत्रों और अधिसूचनाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 3 वीर क्रांतिकारियों शहीद आजम भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव सिंह को आज पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है। देश के इन 3 वीर सपूतों को वर्ष 1931 में आज ही के दिन लाहौर के केंद्रीय कारागार में फांसी दे दी गई थी। इन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। इन शहीदों की पुण्यतिथि पर हर साल 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा करते हुए कहा कि आज हमारा राष्ट्र भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के सर्वोच्च बलिदान को याद कर रहा है। स्वतंत्रता और न्याय के लिए उनका निडर प्रयास हम सभी को प्रेरित करता है।
आजादी की लड़ाई लड़ी। इसी माटी में 100 साल पहले एक छोटा सा बच्चा लकड़ियां बो रहा था और जब उसके पिता ने पूछा कि क्या बो रहे हो, तो वो बोला कि बंदूकें बो रहा हूं। पिता ने पूछा कि बंदूकों का क्या करोगे? उस बालक ने कहा, अपने देश को आजाद कराऊंगा। उसी बालक ने बड़े होकर बलिदान की वो ऊंचाई हासिल की जिसे आज भी छूना मुश्किल है। वो बालक कोई और नहीं, वीर शहीद भगत सिंह थे। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संदेश में कहा कि अमर सपूतों सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके बलिदान दिवस पर मैं श्रद्धापूर्वक नमन और वंदन करता हूं। देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपना बलिदान देने वाले इन महान क्रांतिकारियों से भारत की युवा पीढ़ी हमेशा प्रेरणा प्राप्त करती रहेगी। शहीदी दिवस पर आज पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम स्थित शहीद स्मारक तक रैली निकाली गई, जिसे खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने तिरंगा झंडा दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर खेल मंत्री ने कहा कि शहीदों की बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। देश को आज़ादी दिलाने में स्वतंत्रता सेनानियों का अहम योगदान है। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हंसते हंसते मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। युवाओं को शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने और एक मजबूत समृद्ध भारत के लिए संकल्प लेना चाहिए। पलवल की ओर से, मंत्रालय की ओर से इन महान विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इतिहास में हमारे युवा इनके बारे में पढ़े और जाने। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ऐसे हमारे ये महान मूर्ति थी जिन्होंने हमें आजादी दिलवाई। मैं इनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज का दिन युवाओं के लिए एक प्रेरणा का दिन है। 23 साल की उम्र में शहीद हो गए, सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इस देश के प्रति हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। युवाओं के प्रेरणा स्रोत तीनों महान मूर्तियों को फिर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस मौके पर रैली के संयोजक करतार पहलवान ने बताया कि शहीदी दिवस के अवसर पर रैली निकालकर समाज में लोगों को नशे और सामाजिक बुराई से दूर रहने का संदेश दिया गया है। इस विशाल रैली में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। युवाओं के एक बहुत ही अच्छी भावना जागती है और युवाओं को एक देशभक्ति के प्रतीक एक हौसला अफजाई होता है उनका। और युवा ने जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हमारे भाइयों ने, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे जो युवा हैं उन्हें हम आगे चल करके जैसे नशे के खिलाफ मुहिम चलाएंगे, उन्हें एजुकेशन के तरफ लेकर के अपने साथियों को मृत्यु भोज है, दहेज प्रथा है, इन चीजों को लेकर के हम समाज के अंदर और समाज के कार्य करेंगे। हरियाणा के माटीकला बोर्ड के चेयरमैन ईश्वर मालवाल की कल शाम गोहाना महम मार्ग पर बैंसी के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। उनकी कार को ट्रॉले ने टक्कर मार दी। वे स्वयं ही गाड़ी चलाकर दिल्ली से हिसार जा रहे थे। ईश्वर मूल रूप से बरवाला के पास स्थित ढाणी खान बहादुर के रहने वाले थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनके निधन पर दुख जताते हुए कहा कि शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। उनका निधन प्रदेश राजनीति एवं पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी ईश्वर मालवाल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि इन कठिन परिस्थितियों में मेरी गहरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा परिजनों को यह अथाह दुख सहने करने की शक्ति प्रदान करे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने आज नरवाना के रेस्ट हाउस में हाल ही की सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास न कोई दिशा है, न नेतृत्व और न ही कोई स्पष्ट सकारात्मक सोच है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो बजट का मजाक उड़ा रहा है वह केवल मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का अपमान नहीं कर रहा बल्कि उन सभी लोगों का भी अपमान कर रहा है जिन्होंने बजट तैयार करने में सरकार की मदद की। विपक्ष की यह मानसिकता प्रदेश की जनता की भावना के खिलाफ है और ऐसी सोच वाले दल सत्ता में नहीं आ सकते। बेदी ने स्पष्ट किया कि सरकार ने बजट को तैयार करते समय जनता की राय को प्राथमिकता दी।
एक पोर्टल के माध्यम से सरकार को करीब 11,000 सुझाव प्राप्त हुए थे। इन सुझावों और हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री नायब सैनी ने बजट पेश किया। यह बजट न केवल हरियाणा के विकास के लिए अहम है, बल्कि सभी वर्गों, विशेष रूप से किसानों, युवाओं, महिलाओं और मजदूरों के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। बेदी ने बताया कि बजट में महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के लिए कई अहम योजनाओं का प्रस्ताव रखा गया है। बेदी ने यह भी कहा कि यह बजट प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के विकास की दिशा में कदम उठाएगा और इसे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़ा गया है। हर वर्ग के हित को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया, परंतु दुर्भाग्य है दिशाहीन विपक्ष, नेताहीन विपक्ष, लाचार और बेबस विपक्ष किस प्रकार से जन भावनाओं का मजाक उड़ा रहा है और इस बजट को दिशाहीन, खोखले वादे, आंकड़ों का खेल कह के इस बजट को प्रस्तुत करने जा रहा है। परंतु मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 13 दिसंबर 2024 से हमने एक बजट के सुझाव के लिए पोर्टल खोला मुख्यमंत्री जी ने, और हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिले में जाकर और सभी के सुझाव जब हमारे पास आए तो लगभग 11,000 पॉइंट आए और 11,000 पॉइंट के उन्होंने स्टडी किया, हरियाणा को विकसित भारत 2047 के साथ जोड़ने वाला बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता बार बार हार के बाद ईवीएम को दोष देते हैं, जबकि असल मुद्दा यह है कि वे जनमत को समझने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने विपक्ष को यह सलाह दी कि वे सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और प्रदेश की जनता की भावनाओं का सम्मान करें। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अंबाला में एक प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा कि कांग्रेस समाज को फाड़ने का काम कर रही है। पहले जमीन बंटवाई, अब ये जातीय जनगणना के नाम पर देश को बांटने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कार्य करने के बिल्कुल अक्षम साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव को 5 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने अपना संगठन नहीं बनाया और न ही नेता प्रतिपक्ष चुना है। विज ने पंजाब में आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। ये कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व निर्णय करने में बिल्कुल अक्षम साबित हो रहा है। उनके दिमाग का कनस्तर खाली हो चुका हुआ है, इसीलिए 5.5 महीने में भी वो नेता प्रतिपक्ष का फैसला नहीं कर पाए। लोग जानते थे इनकी कार्यकुशलता, लोग वाकिफ थे इनकी कारगुजारियों से, इसीलिए उन्होंने इनको सत्ता नहीं सौंपी। तो पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार चाहे जो कुछ मर्जी करते हैं, अब पंजाब में आकर केजरीवाल जी बैठ गए और अब अंतिम स्थान से भी आम आदमी पार्टी को उखाड़ के फेंकने के लिए, ताकि इसका सारे देश से सफाया हो जाए, केजरीवाल जी ने काम छोड़ दिया। इधर कैबिनेट मंत्री ने अंबाला छावनी में चल रहे विकास कार्यों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा और स्टेशन को लेकर 300 करोड़ रुपए की लागत से अलग अलग चरणों में रीडिजाइन किया जाएगा। कुछ कार्यों में देरी होने पर उन्होंने नाराजगी जताई तथा इन कार्यों को जल्द पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ने कल नारनौल के पंचायत भवन में जिला लोक संपर्क एवं जन परिवेदना समिति की बैठक में लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रही ट्रिपल इंजन की सरकार तिगुनी रफ्तार के साथ विकास कार्य करवाने में लगी हुई है। अधिकारी भी उसी गति के साथ सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। इस बैठक में पहले से निर्धारित कुल 16 मामले सुनवाई के लिए रखे गए। इस मौके पर नारनौल के सेक्टर 1 से संबंधित शिकायत के संबंध
संबंध में सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेक्टर में निर्माणाधीन सड़कों की लगातार निगरानी की जाए। उन्होंने नागरिकों से भी आह्वान किया है कि वे सार्वजनिक जगह पर अतिक्रमण न करें। सहकारिता मंत्री ने खनन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर अवैध खनन हो रहा है तो उसके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज कराई जाए। इसके अलावा वहां से सभी प्रकार की मशीन तुरंत प्रभाव से हटा ली जाएं। इस संबंध में तुरंत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। परिसीमन को लेकर सियासी रार थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ DMK ने चेन्नई में परिसीमन को लेकर विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। बैठक में सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से किसी भी परिसीमन अभ्यास पर पारदर्शिता की मांग की गई। वहीं भाजपा ने इस बैठक को गैर जरूरी बताते हुए इसे स्टालिन का चुनाव ढोंग बताया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बैठक से नदारद रहना कई सवाल खड़े करता है। बैठक में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार, तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के CM पिनाराई विजयन सहित कई अन्य विपक्षी नेता शामिल रहे। PGI चंडीगढ़ में आज ऑर्गन ट्रांसप्लांट ट्रस्ट, रोटो, इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रांसप्लांट सर्जन्स एंड ऑर्गन इंडिया के सहयोग से ट्रांसप्लांट गेम्स 2025 का आयोजन किया गया। इसमें 300 से अधिक ट्रांसप्लांट प्राप्तकर्ताओं और डोनर्स के बीच विभिन्न खेलकूद जैसे 100 मीटर और 200 मीटर स्प्रिंट रेस, वॉक, लंबी कूद, भाला फेंक और शॉटपुट गतिविधियां करवाई गई। इस मौके पर रोटो के नोडल अधिकारी व PGI में कार्यरत MS प्रोफेसर विपिन कौशल ने कहा कि सबसे बड़ी विरासत जो हम छोड़ सकते हैं वह जीवन का उपहार है। अंगदान करने का संकल्प लेकर आप किसी की दुनिया हमेशा के लिए बदल देते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में हुई प्रगति के बावजूद अंगदानकर्ताओं की कमी के कारण हर साल सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। PGI में हर साल 250 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 60 से 80 ब्रेन डेड डोनर से आते हैं। मिथक और जागरूकता की कमी अंगदान में बड़ी बाधाएं बनी हुई हैं। स्पोर्ट्स थी, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 200 प्लस के करीब पार्टिसिपेंट्स थे। आप देखेंगे कि 10 साल से लेके सबसे बड़ा 40-45 साल तक के जो रेसिपिएंट्स थे या डोनर थे, उन्होंने इसमें भाग लिया है। तो ये इस चीज़ को शोकेस करने के लिए ये गेम्स हम करते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद जो है, ऑर्गन डोनेशन के बाद जो है, लाइफ जो है काफ़ी बदल जाती है। जिसको ये ऑर्गन मिलता है तो उसकी लाइफ जो है ऑलमोस्ट नॉर्मल रहती है। वो हर टाइप की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं। जब तक उनका ऑर्गन फेलियर हो जाता है तो वो लाइफ जो है बड़ी नॉर्मल नहीं होती है, उनको हर चीज़ के लिए जूझना पड़ता है। तो उसी को शो केस करने के लिए ये नोटो जो है नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंडर उसके अम्ब्रेला में रोटो और सोटोस काम करते हैं। वहीं PGI के रेनल ट्रांसप्लांट सर्जरी विभाग के प्रोफेसर आशीष शर्मा ने कहा कि ट्रांसप्लांट गेम्स ट्रांसप्लांट की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए आशा की किरण है और अंगदान के प्रभाव की एक शक्तिशाली याद दिलाते हैं। यहाँ 40 वर्ष से कम और उससे अधिक आयु के प्रतिभागियों के लिए विभिन्न आयु वर्गों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह आयोजन सिर्फ प्रतिस्पर्धा के बारे में नहीं है, बल्कि यह अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक आंदोलन है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा चरण दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, जहां एक और खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही इन खेलों के द्वारा रिश्तों की मजबूती का एक उम्दा उदाहरण देखने को मिल रहा है, जिसे आज के दौर में हमारे समाज को जानना और समझना बहुत जरूरी है। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। देश में पैरा खेलों ने एक नई ऊंचाई हासिल की है, जिसके पीछे राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रम और खेल नीति है। इस कड़ी में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का भी अपना एक अलग महत्व है, जिसने इन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने और खुद के करियर को एक नई दिशा देने का काम किया है। लेकिन इन्हीं खेलों का एक अक्स रिश्तों की मजबूती का भी सामने है। इनका नाम आदिल अंसारी है, जो महाराष्ट्र के भिवंडी से आते हैं। आदिल साल 2002 में एक हादसे का शिकार हो गए, जिसके चलते इनके एक हाथ ने काम करना बंद कर दिया। उस वक्त मानो आदिल के सामने एक ऐसा अंधेरा था जिससे पार पाना उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन
उनके लिए रोशनी की किरण बनकर सामने आई उनकी पत्नी माजिदा आदिल अंसारी, जिन्होंने आदिल को विश्वास दिलाया कि जिंदगी यहाँ से खत्म नहीं हुई, बल्कि बदली हुई सोच और नई दिशा के साथ आगे बढ़ेगी। जो मेरी वाइफ है मेरे पीछे, ये मेरी इतनी सीवियर डिसेबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी मैं कर नहीं पाता हूँ खुद से, तो वो मेरे साथ होती है हमेशा। इंटरनेशनल इवेंट में भी साथ होती है, जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ती है। मेरी कोच है, वो मेरी डॉक्टर है, मेरी केयर टेकर है, सब कुछ है। तो उसका बहुत बड़ा हाथ है कि मैं यहाँ आपके साथ बात कर रहा हूँ। हर सुख दुख में साय के साथ पति आदिल अंसारी के साथ रहने वाली माजिदा के लिए आज की जिंदगी भले ही सामान्य हो, लेकिन शुरुआत के उन दिनों की कड़वी यादों को भुलाना उनके लिए आसान नहीं है। हालांकि कल के वे कड़वे लम्हे आज के मीठे पलों के रूप में उनके सामने हैं, जिसे वह अपनी सफलता के तौर पर देखती हैं। शादी के लिए घर वाले या इनके घर वाले, मेरे घर वाले फौरन राजी हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। घर बहुत मुश्किलें आई हैं, उसमें भी मेरे घर वालों को राजी करना, और ये तो इनके घर में तो तकरीबन तभी सभी राजी थे, और मेरे घर में थोड़ा था मुश्किल कि क्या है, क्या मतलब क्यों ऐसे। लेकिन मेरी माँ बाप जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, वो जिसमें खुश है वो करके देख लेते हैं। यहाँ बड़ी बात आदिल की सफलता नहीं है, और न ही इस बात को सामने रखना कि पैरा खेलों का किस तरह से विकास हो रहा है, बल्कि यहाँ तस्वीर का बड़ा रूप रिश्तों की मजबूती का है, जो आज के बदलते समाज की चकाचौंध के बीच भी खुद को उस लकीर पर रखने में कायम है, जो एक स्वस्थ समाज की सबसे पहली और जरूरी शर्त है। सरकार की फिट इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज डीडी न्यूज दिल्ली ने वॉकथॉन का आयोजन किया। वॉकथॉन को प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी, डीडी न्यूज की महानिदेशक प्रिया कुमार और एडीजी पंकज कुमार पांडे ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वॉकथॉन की शुरुआत कॉपरनिक्स मार्ग स्थित दूरदर्शन भवन से हुई और इंडिया गेट सर्कल का पूरा चक्कर लगाकर वापस दूरदर्शन भवन में समाप्त हुई। लगभग 4 किलोमीटर इस वॉकथॉन में डीडी न्यूज के सैकड़ों प्रतिभागियों ने भाग लिया। पुरुष वर्ग में राहुल शर्मा पहले व मंथन दूसरे स्थान पर रहे, वहीं महिला वर्ग में प्रतिभा पहले और कुसुम मीना ने दूसरा स्थान हासिल किया। इस मौके पर स्वयंसेवी संस्था की मीनू जिंदल भी मौजूद रही। वॉकथॉन ऑर्गेनाइज किया। माननीय प्रधानमंत्री का जो फिट इंडिया का आह्वान है, उसको देखते हुए हमने सबने ये डिसाइड किया कि हम भी इसका एक हिस्सा बनेंगे। हमारे 300 करीब प्रतिभागी थे और मैं सबका बहुत धन्यवाद करूंगी। सबने बहुत इससे जोर शोर से इसमें पार्टिसिपेट किया है और हम लोग आगे भी ऐसे करते रहेंगे। और सबको हम यही कहना चाहेंगे, हमारा यही एक मैसेज है कि सबको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए और सबको इसका हिस्सा बनना चाहिए। डीडी न्यूज़ के इस वॉकथॉन में हमने ये भी ध्यान रखा कि हम लोग एक इंक्लूसिविटी, जो इंक्लूजन वाला एक प्रिंसिपल है, उसको भी हम साथ लेके चले। हमारे साथ कम से कम 15 लोग ऐसे थे जो दिव्यांग हैं, जिन्होंने बहुत ही हिम्मत से और बहुत ही जोश से इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो इसके लिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। केंद्र ने 1 अप्रैल से प्याज निर्यात पर 20% शुल्क वापस ले लिया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार इससे किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा और उपभोक्ताओं के लिए प्याज की उपलब्धता भी बनी रहेगी। मंत्रालय ने कहा कि रबी फसलों के अधिक उत्पादन की संभावना के बाद थोक और खुदरा कीमतों में कमी आई है। अनुमान के अनुसार रबी मौसम में प्याज सहित अन्य फसलों के अधिक उत्पादन से आने वाले महीनों में बाजार मूल्यों में और कमी आने की संभावना है। घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पिछले वर्ष 13 सितंबर से 20% का निर्यात शुल्क लागू किया गया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET के लिए पंजीकरण की तिथि बढ़ा दी है। आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र 24 मार्च तक जमा करा सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि भी 23 मार्च से बढ़ाकर 25 मार्च रात 11:50 तक कर दी गई है। आवेदक एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट CUET.NTA.NIC.IN पर 26 से 28 मार्च के बीच आवेदन पत्र के विवरण में संशोधन कर सकते हैं। एजेंसी पूरे देश के विभिन्न शहरों और देश से बाहर 15 शहरों में कंप्यूटर आधारित परीक्षा 8 मई और 1 जून के बीच आयोजित की जाएगी।
समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।